हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 8th क्लास की साइंस का 7th चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। Wildlife sanctuaries. Soon Paheli see a board with पंचमरही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। जल्द ही पहेली ने पंचमरही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बोर्ड देखा जिस पर लिखा था पंचमरही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट किलिंग और पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। तो प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि यहाँ पर जानवरों को मारना, उनका शिकार करना, उन्हें पकड़ना एक बहुत बड़ा क्राइम है लॉ के अकॉर्डिंग, यानी जो भी कुछ अगर इस तरह से कोई करता है तो वो दंडनीय है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल। ये जो सेंचुरीज़ होती हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई जाती हैं, यहाँ पर जानवरों को प्रोटेक्शन के साथ साथ वो जिस तरह के वातावरण में रहते हैं वो उसे प्रोवाइड किया जाता है। He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medical plants and firewood etc. और वो बताते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो अलाउड करते हैं कुछ एक्टिविटीज़, जैसे कि जो भी लाइफ स्टॉक यानी जो भी जानवर होते हैं उन्हें ग्रेजिंग के लिए यानी घास चरने के लिए, या फिर मेडिकल प्लांट्स को इकट्ठा करने के लिए, या फिर लकड़ी इकट्ठा करने के लिए अलाउड करते हैं। Some of the threatened wild animals like black buck, white-eyed buck, an elephant, golden cat, pink-headed duck, gharial, marsh crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have unique landscape, broad level forest, mountain forest and bushland in deltas of Big River। मतलब कि ये जो प्रजातियाँ खतरे में हैं इनको जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं अपने उसमें प्रिजर्व रखते हैं और उनको सुरक्षित रखते हैं। It is pity that even protected forests are not safe because people of living in neighborhood encroach upon them and destroy them। ये बहुत दुख की बात है कि ये अब जंगल जो हैं ये भी सुरक्षित नहीं है जानवरों के लिए, क्योंकि जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो उनका शिकार करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। चिल्ड्रंस आर रिमाइंड ऑफ देयर विजिट टू द ज़ू। चिल्ड्रंस को ये सब याद दिलाने के लिए चिड़ियाघर ले जाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि ज़ू एक ऐसी जगह है जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। नेशनल पार्क। ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड। रोड साइड के किनारे एक दूसरा बोर्ड था जिस पर लिखा हुआ था सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन आर नोन टू एगर टू गो देयर। चिल्ड्रन बहुत उत्सुक थे, जितने भी बच्चे थे वो वहाँ जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि ये रिज़र्व भी है जो बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है एंड और ये भी जो है इकोसिस्टम को सुरक्षा देने के लिए ही बनाए जाते हैं। दे प्रिजर्व फ्लोरा फौना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। और ये प्लांट्स एनिमल्स और वहाँ की जो भी लैंडस्केप हैं उनको सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। सतपुरा नेशनल पार्क वो इज़ द फर्स्ट रिज़र्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। और ये हमारे सतपुरा नेशनल पार्क जो है भारत का पहला रिज़र्व फॉरेस्ट है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इन फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। और बहुत अच्छी इंडियन टीक यानी जो टीक की लकड़ी होती है वो इसी जंगल में पाई जाती है। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। और हमारे भारत में लगभग 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। रॉक शेल्टर आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। और यहाँ पर रॉक शेल्टर्स भी पाए जाते हैं, जो पत्थरों से बने हुए आवास होते हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। These are evidence of prehistoric human life in these जंगल। और ये प्रमाण हैं जो पहले हमारे प्राचीन काल में मानव जाति थे जो जंगल में रहते थे, तो वो इसी तरीके के जो रॉक शेल्टर्स हैं उन्हीं में रहा करते थे। These give us an idea of the life of primitive people। और यही हमें एक आइडिया देते हैं कि किस तरह से उनका जीवन होता होगा। रॉक्स पेंटिंग आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स। और इन शेल्टर्स में रॉक पेंटिंग, जैसे रॉक शेल्टर्स हैं तो वहाँ पे रॉक पेंटिंग्स पाई जाती थी। कुछ
A total of 55 rock shelters have been identified in पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ लगभग 55 रॉक शेल्टर्स आइडेंटिफाई करे जा चुके हैं इस रिजर्व में। Figure of animals and men fighting, hunting, dancing, playing musical instrument are depicted in these paintings। और इन पेंटिंग्स में एनिमल्स के जो फिगर्स हैं वो बनाए गए हैं, या फिर लड़ते हुए आदमी लड़ते हुए हैं, या शिकार करते, या फिर नृत्य करते हुए लोग हैं, और या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं। इस तरह की पेंटिंग्स करी गई हैं। मैनी ट्राइबल स्टिल लिव इन द एरिया। और बहुत सारे कबीले वाले, बहुत सारी ट्राइबल्स जो होती हैं, प्रजातियां जो होती हैं, यहाँ पर अभी भी रहते हैं। एज चिल्ड्रन मूव अहेड, जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, दे सी बोर्ड विथ सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटन ऑन इट। तो उन्होंने देखा कि उस पर लिखा है सतपुरा टाइगर रिजर्व। ऊपर देखिए सतपुरा नेशनल पार्क था और इस बोर्ड पर लिखा था सतपुरा टाइगर रिजर्व। माधव जी ने एक्सप्लेन किया कि ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो गवर्नमेंट द्वारा यानी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जहाँ पर टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और इनका उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह इन टाइगर्स को इनकी जो सर्वाइवल है, इनका जो जीवन है, उसको उत्तरजीविता जिसे बोलते हैं, उत्तरजीविका, उसको इंश्योर किया जाए कि वो ज़िंदा रह सकें, और उनकी टाइगर पॉपुलेशन को जो देश है उसमें कंट्रोल मेंटेन किया जा सके, मतलब ये प्रजाति किसी भी तरह लुप्त ना हो जाए। टाइगर इज़ वन ऑफ मैनी स्पीशीज़ विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। और टाइगर भी उन प्रजातियों में से एक है जो धीरे धीरे हमारे जंगलों से लुप्त हो रहे हैं। But the Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that the significant increase in the population of tiger has been seen here। लेकिन सतपुरा टाइगर रिज़र्व में एक बहुत यूनिक काम किया है, मतलब यहाँ पर जो है जो टाइगर हैं वो इनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, जो देखा जा सकता है इनके एफर्ट को। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लॉयन, एलिफेंट, वाइल्ड buffaloes and बारहसिंघास were also found in the सतपुरा नेशनल पार्क। एक समय की बात है जब हमारे सतपुरा टाइगर रिजर्व में शेर, हाथी, जंगली भैंसे और बारहसिंघा जैसी प्रजातियां भी देखने को मिलती थीं। एनिमल हुज नंबर आर डाइमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज इंडेंजर्ड एनिमल। और ये जो जानवर हैं जिनके जो नंबर हैं वो कम होते जाते हैं, या जिनकी प्रजातियां लुप्त होती जाती हैं, तो उन्हें हम इंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं। ये जो एनिमल्स हैं इनकी प्रजातियां लगभग लुप्त हो रही हैं। बूझो इज़ रिमाइंड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकेम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो। तो बूझो को याद आया कि जैसे डायनासोर की प्रजाति है वो काफ़ी लंबे समय से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन नेचर हैबिटेट। तो इस तरह के जो हैबिटेट में नेचुरल हैबिटेट में डिस्टर्बेंस कर देते हैं ह्यूमन बींग्स, उसकी वजह से जानवरों का रहना बहुत कठिन बन जाता है। प्रोफेसर अहमद टेल्स them that in order to protect plant and animal strict rules to imposed in all national park। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पर जानवरों और पेड़ पौधों के बचाव के लिए, उनकी रक्षा के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिकल प्लांट एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। तो इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर मेडिकल प्लांट्स या फिर लकड़ियों का इकट्ठा करना, या फिर जानवरों को पकड़ना, उनका शिकार करना, ये सब जो है उसको रोक लगी हुई है। बहुत स्ट्रिक्ट रूल बने हुए हैं और ये एक तरह का जुर्म होता है। माधव जी tells Paheli that small animals are much more in danger of becoming extinct than a bigger animal। माधव जी ने बताया कि पहेली जो है, छोटे जो जानवर हैं वो ज़्यादा खतरे में हैं इन कंपैरिजन टू बिग वन। क्योंकि जो बड़े जानवर हैं वो तो लुप्त हो ही रहे हैं, लेकिन छोटे जानवर जो हैं वो भी लुप्त हो रहे हैं। एट टाइम वी किल स्नेक्स, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट एंड आउल रदलेसली विदाउट रिलीजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। हम बगैर जाने सांपों को मार रहे हैं, मेढक, छिपकली
और चमगादड़, उल्लू, ये सारी जो प्रजातियां हैं, ये जो छोटे छोटे जानवर हैं, हम इन्हें बगैर किसी उसके इनकी इम्पोर्टेंस जाने हम इनको नष्ट कर रहे हैं, जो कि इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। इकोसिस्टम जो हमारा है वो एक दूसरे से बनता है। हमने जो चेन हमने पढ़ी है जिसमें बताया जाता है कि ग्रास ओपर खाती है, ग्रास ओपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल। तो इस तरीके से अगर हम उसमें से कुछ इंसेक्ट्स को हटा देंगे तो नंबर ऑफ सम स्पीशीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे। बाय किलिंग दैम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ, और इन्हें मारकर हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ये साइज़ में भले ही छोटे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेकिन जो ये चेन है हमारी इकोसिस्टम की, उसमें इनका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7th। हमने अभी आपको बताया कि क्लास 7th में हमने जो चेन पढ़ी थी, जो फूड चेन पढ़ी थी, उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। An ecosystem is made of all the plants, animals, and microorganisms, an area along with the non-living components such as climate, soil, river, delta, etc. इकोसिस्टम कैसे बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ वो एरिया जहाँ पर नेचुरल कंपोनेंट्स मिलते हैं, जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, रिवर्स, ये सब मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। Now next topic is Red Data Book. Professor Ahmed explained about Red Data Book to the children. उन्होंने रेड डाटा बुक के बारे में बच्चों को बताया। उन्होंने बताया कि ये बुक है जिससे ये एक ऐसा सोर्स है जिससे जो है इंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डाटा बुक इज़ मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो रेड डाटा बुक है ये इंटरनेशनली यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मेंटेन की जाती है। इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया, और हमारे भारत में भी रेड डाटा बुक है जिसमें जंतु और जितने भी जानवर हैं, जीव जंतु हैं या फिर पौधे हैं, दोनों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइग्रेशन, यानी अपनी ज़रूरत के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जाना। द एक्सकर्शन पार्टी देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। और जो अब एक्सकर्शन पार्टी यानी जो भी सारे बच्चे थे वो जंगल की काफ़ी गहराई में आ गए थे, लेकिन माधव जी के गाइडेंस के अंदर। दे सिट नियर द तवा रिजर्वर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, और वहाँ पर उन्होंने तवा रिजर्वर के पास थोड़ा सा आराम करने के लिए पूरा सारे बच्चे जो थे वो रुक गए। पहेली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर, तो पहेली ने कुछ चिड़ियों को देखा और ऑब्जर्व किया। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, तो माधव जी ने बताया कि ये जो हैं माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। दीज बर्ड हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये दुनिया के दूसरों हिस्सों से उड़कर यहाँ आई हैं। Migratory birds fly to far away areas every year during the particular time because of climatic change. तो क्लाइमेटिक चेंज के ज़रिए की वजह से जो ये भी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो कहीं दूर से उड़कर दूसरी जगह पहुंचती हैं हर साल, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो वो उनके अकॉर्डिंग नहीं होता। तो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये बर्ड्स जो हैं वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाती हैं। This why these are called migratory birds. They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold. क्योंकि जहाँ ये रहती हैं वहाँ पर एग्स ले करना यानी कि अंडे देना जो है वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सही नहीं होता है। उनके नेचुरल हैबिटेट में वो जो कंडीशंस हैं वो नहीं मिल पाती हैं, जिस वजह से वो उड़कर एक जगह से दूसरी जगह एग हेचिंग के लिए जाती हैं। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड, और ये जो बर्ड्स हैं वो अपनी ज़रूरत के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह दूर उड़कर जो जाती हैं इन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, प्रोफेसर अहमद ड्रॉन्स अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रेन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया, उनका ध्यान उन्होंने बच्चों का केंद्रित किया कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो पेपर रिसाइकलिंग के लिए भी एक बहुत बड़ा कारण है। ही टेल्स देम दैट इफ टेक्स 17 फुल ग्रोथ ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर,
उन्होंने बताया कि 17 अगर पूरी तरह से ग्रोन ट्रीज़, बहुत बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं जो पूरी तरह से उगे हुए होते हैं, जिनकी ग्रोथ वो लगभग 1 टन पेपर तैयार कर सकते हैं। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर, इसीलिए हमें पेपर को बचाना चाहिए, पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर ने ये भी बताया कि जो पेपर है वो रिसाइकिल हो सकता है 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़, कम से कम 5 से 7 बार तक उसको यूज़ किया जा सकता है। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे, वी कैन सेव मैनी ट्रीज़ इन अ ईयर। अगर एक बच्चा एक शीट भी एक दिन में बचाता है पेपर की, तो हम साल भर में न जाने कितने पेड़ों को बचा सकते हैं। वी शुड हैव रीयूज एंड यूज्ड पेपर एंड रिसाइकिल इट। हमने पेपर के जो यूज़ है उसको सेव भी करना चाहिए, उसे रीयूज़ भी करना चाहिए और उसे रिसाइकिल भी करना चाहिए। रीयूज़ यानी पेपर का हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो यूज़ किया जा चुका है तो उसको रिसाइकिल करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बाय दिस वी डू नॉट ओनली सेव ट्रीज़ बट ऑल्सो सेव एनर्जी वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। हम ऐसे केवल पेड़ों को ही नहीं बचाएंगे बल्कि उसमें यूज़ होने वाली ऊर्जा और पानी का भी हम बचा सकते हैं जो कि पेपर बनाने के लिए किया जाता है। मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो भी रिड्यूस्ड। और जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं पेपर बनाने में, उसका भी जो अमाउंट है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। We know deforestation means cutting down the trees. Then what is reforestation? Professor Ahmed suggests that the answer of deforestation is reforestation. यानी कि अगर हम deforestation करते हैं तो उसका उत्तर है कि हमें reforestation करना चाहिए। It is restocking of the destroyed forest by planting new trees. और इसको हम कैसे, इसका जो नुकसान जो होता है डिफॉरेस्टेशन को, उसकी भरपाई हम कर पाएंगे जब हम नए पेड़ लगाएंगे। प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीशीज़ विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। और हमें जहाँ पर जिन जंगलों में जिन प्रजातियों के पेड़ों को नष्ट किया जाता है, उन्हीं प्रजातियों को अगर हम दोबारा से लगाएं तो हम फॉरेस्ट में हम रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। हम जितने पेड़ काटते हैं कम से कम हमें उतने पेड़ तो लगाने ही चाहिए। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। ये अपने आप भी होता है, नेचुरली यानी प्राकृतिक भी होता है। इफ़ द डिफॉरेस्टेशन एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर हम डिफॉरेस्टेशन एरिया को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें तो ऐसा पॉसिबल है। इट रीस्टैब्लिश इट्सेल्फ, ये खुद से ही अपने आप को मेंटेन कर लेता है, खुद से ही ये इस्टेब्लिश हो जाता है। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। और नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में कोई भी रोल नहीं होता है मानव जाति का। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रिमेंडियस डैमेज ऑफ आवर फॉरेस्ट। हम अपने फॉरेस्ट के, जंगल के जो हैं, डैमेज करने के एकलौता स्रोत होते हैं। इफ़ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज़ ओनली ऑप्शन। अगर हम अपनी जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन को अगर हम उनका फ्यूचर हम हेल्थ मतलब अच्छा बनाना चाहते हैं, जिसको हम अपनी हरी ग्रीन वेल्थ यानी जो फॉरेस्ट हैं उनको दे सकें, तो हमें अब एक ही ऑप्शन है कि हमें ट्रीज़ लगाने चाहिए। वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। प्रोफेसर अहमद टोल्ड दैम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट एक्ट। हमारे भारत में एक फॉरेस्ट एक्ट मीन्स कंजर्वेशन एक्ट चला है। दिस एक्ट इज़ एम टू प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। तो उन्होंने कंजर्वेशन फॉरेस्ट में एक एक्ट चलाया है जिससे कि जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट हैं और जो वहाँ उनको बचाया जा सके, उनका संरक्षण हो सके, और जो वहाँ के लोग हैं उनकी बेसिक नीड भी पूरी की जा सके। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक। तो कुछ समय आराम करने के बाद माधव जी ने बच्चों से पूछा क्या वापस आगे बढ़ा जाए, बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम सनसेट होने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद जंगल में रुकें। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग दैम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। और जैसे ही वो लोग वापस पहुँचे तो माधव जी का उन लोगों ने शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें इस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस में जगह जगह पर, समय समय पर गाइड किया। तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया।
आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।